नेपाल में प्रधानमंत्री के आवास के आसपास कर्फ्यू और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आवास के पास कर्फ्यू को लेकर इस वक्त ये पहली बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। तो नेपाल की एक एक तस्वीर अब आपके सामने है, जहां जेनजीज का ये प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है। फिलहाल देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में ये युवा सड़क पर सुरक्षा बलों के सामने हैं और काठमांडू में ही सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झड़प की ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पहले इन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन इतने पर भी नहीं माने तो बल प्रयोग हो चुका है। क्योंकि यहां लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से कंधे पर बैग लिए, हाथों में बैनर लिए ये युवा विरोध बढ़ाते हुए सीधा पीएम हाउस तक बढ़ रहे थे। और इस बीच एक और तस्वीर आपके सामने है जिस बात का मैंने जिक्र किया, कंधों पर बैग, हाथों में बैनर और संसद में घुसे ये प्रदर्शनकारी, जिन्हें रोकने के लिए कैसे प्रयास हुआ उसकी भी एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई है। और नेपाल के ही न्यू बानेश्वर इलाके में सेना की तैनाती को लेकर एक और बड़ा अपडेट, जहां हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना तैनात की गई है। और एक और तस्वीर जहां हालात को काबू में करना इतना मुश्किल कि देखिए अब सेना की तैनाती को लेकर भी खबर आ चुकी है। हालांकि पिछले कई घंटों से जारी ये प्रदर्शन किस तरीके से अलग अलग इलाकों में और उग्र हो चुका है उसकी और तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले सबसे बड़ी खबर है, जहां नेपाल के ही न्यू बानेश्वर इलाके में सेना की तैनाती और हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना को किया गया है तैनात। अब एक और तस्वीर, और नेपाल की राजधानी काठमांडू की यह तस्वीर है, जहां नेपाल में ही जेनजी ने विरोध किया। विद्रोह इस कदर बढ़ गया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन का विरोध जताया जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसा प्रदर्शन, जहां देखिए किस तरीके से दीवारों तक को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी जिनके पास हाथों में बैनर और बैग हैं, और कुछ ऐसे जिनके हाथों में डंडे हैं। और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े लोहे की रॉड्स को हाथ में लेते हुए ये सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर, नेपाली संसद में कैसे प्रदर्शनकारी घुस गए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की यह तस्वीर है, जहां साफ है कि इनको रोकने में किस तरीके से खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब भी संसद में ये प्रदर्शनकारी घुस गए। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ। तो देखिए लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के बीच किस तरीके से संसद परिसर में घुसते ही इन सभी को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया गया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये सभी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए हाथों में बैनर्स लिए हुए संसद परिसर की तरफ घुस रहे थे। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने संसद में तोड़फोड़ भी की, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए बाहर की वो तस्वीरें सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी सीधा संसद की तरफ बढ़ते गए और इन्हें रोकने तक की कोशिश हुई, लेकिन ऐसे में पुलिस नाकाम रही। यही वजह है कि बल प्रयोग हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नेपाली संसद में तोड़फोड़ की गई, उग्र भीड़ ने दरवाजों को तोड़ दिया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लगातार बढ़ते प्रदर्शन के बीच ये एक और तस्वीर, जहां उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। काठमांडू समेत कई शहरों में इस वक्त ऐसी ही स्थिति है, जहां सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन उग्र हो चुका है। और इस बीच जेनजीज के इस प्रदर्शन में इन्हें काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती।
काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की एक और तस्वीर आई है। पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, कांच की बोतलें भी पुलिस पर फेंकी गई। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी की ये एक और तस्वीर। अब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता और सड़क पर सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की एक और तस्वीर देखिए। अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीर जिसमें साफ है कि कैसे लगातार ये प्रदर्शन अलग अलग इलाकों तक फैल चुका है। काठमांडू सहित अलग अलग शहरों से ही और तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ है कि कैसे हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ चुके हैं। इस बीच प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है कि युवाओं ने पुलिस पर पत्थर भी फेंक दिए, कांच की बोतलें भी पुलिस पर फेंकी। सरकार के खिलाफ लगातार हो रही नारेबाजी की ये एक और तस्वीर। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता अब सड़क पर उतर आई है। सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभी तक तस्वीरें आपने देखी, अब वजह भी जान लीजिए, क्योंकि नेपाल में जेनजीज का ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन को लेकर यह खबर है। आपको बता दें 26 ऐसी सोशल मीडिया साइट्स पर बैन को लेकर ही यह खबर सामने आई है, जहां 3 सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया। बड़ी बात यह है कि युवा लगातार इसका विरोध जता रहे हैं और बैन के बहाने भ्रष्टाचार का भी जिस तरीके से मुद्दा उठा है उसी की एक एक तस्वीर आपको टीवी 9 दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से ये वो जेनजीज हैं जो कंधे पर बैग लिए, हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन इस वक्त प्रदर्शन ऐसा कि पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी जा रही हैं, प्रदर्शन ऐसा कि हर परिसर में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, प्रदर्शन ऐसा जहां साफ नजर आ रहा है कि इन सबको काबू में करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर दीपक रहेजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उत्पल खोट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी मनीष स्टूडियो में मेरे साथ हैं। नेपाल से ही पत्रकार अनंत अनुराग भी हमारे साथ हैं। एक क्विक अपडेट मनीष आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद सीधा सवाल मैं अनंत और इस वक्त के हालात को लेकर नेपाल से भी जानूंगी, लेकिन मनीष आपके पास सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल तो नेपाल की पुलिस ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति भवन, इन सब इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है ताकि जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो वहां तक ना पहुंच सके और उनके रेजिडेंस में ना घुस जाएं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर हजारों की संख्या में ये छात्र सड़क पर उतरे हैं तो इनकी मांग भी जायज थी। इनका गुस्सा तब फूटा जब पुलिस की तरफ से लाठियां चलाई गई, जब पुलिस की तरफ से आंसू गैस चलाई गई, यहां तक कि गोलियां चलाई गई, बल्कि एक जर्नलिस्ट भी उसमें घायल हुआ, एक व्यक्ति के आधिकारिक तौर पर मारे जाने की बात आई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने, सरकार ने एक फैसला कर लिया और जब लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो कम से कम सरकार अपनी जनता से बात तो करेगी। यहाँ बात यह है, कोई संभावना भी है या नहीं? एक क्विक अपडेट मनीष मैं अनंत से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि नेपाल से ही पत्रकार अनंत अनुराग हमारे साथ हैं। अनंत जी, इस वक्त के हालात को देखते हुए क्या किसी तरीके का कोई संवाद कायम होता दिख रहा है, क्योंकि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? देखिए, अभी फिलहाल की अवस्था ऐसा है कि कुछ होने वाला नहीं, वार्ता की कोई संभावना है। और जिस प्रकार से जेनजी पुस्ता आंदोलित हुआ है, विद्रोह कर रहा है, विद्रोह रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये सिर्फ काठमांडू में नहीं, देश के सब जितना भी बड़ा शहर है, सारे शहर में इसी तरह का मतलब तादाद में युवा लोग जो है सड़क पे उतर आए। आपको एक चीज और बता दूं, ये उन जो कॉलेज के ड्रेस में वहां पहुंचा है, ये वो युवा है जो स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के स्वतःस्फूर्त रूप से, कोई राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं, स्वतःस्फूर्त रूप से इस आंदोलन में पहुंचा है। आंदोलन का एरिया के बारे में आपको बता दूं, माइतीघर मंडला से लेके बानेसर जगह का नाम है जहां पे संसद भवन है, उस एरिया तक का डिस्टेंस को अगर मैं अंदाजी कहूं तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस में पैर रखने की जगह नहीं थी आज, इतना युवा लोग वहां पे आ पहुंचे थे। और प्रशासन
पहले बोला था जो कोई किस्म का गोलीबारी नहीं होगी, कोई किस्म का अश्रु गैस वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन अवस्था ऐसा निकला कि आंदोलनकारी पे प्रहरी प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई। एक आंदोलनकारी का मृत्यु हो गया है, दूसरा को भी गोली लगा हुआ है और उनका उपचार चल रहा है। लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को घायल होने की खबर है और आंदोलनकारी बेकाबू हो रहा है। पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण से कुछ देर पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाने की आदेश जारी कर दी गई है और ये स्थिति जताता है कि स्थिति बेकाबू हो चुका है और ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार आंदोलनकारी के ऊपर निर्मम तरीका से प्रहार करने की कोशिश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको जानना जरूरी होगा और सारे दर्शकों की जानना जरूरी है, इन लोगों का मांग कुछ नहीं, मुझे बोलने दो, बोलने की आजादी दो, मेरे ऊपर बोलने के मेरे जो अधिकार है उस पर कुंठित मत करो, मेरा बोलने वाला चीज को मत रोको और मेरे आवाज को मत बंद करो। ये मांगे है उनका और उनका 2 एजेंडा के कारण ये आंदोलन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। एक था जो करप्शन को रोको, करप्शन के विरुद्ध में था, दूसरा था शासन कायम करो। कुव्यवस्था जिस प्रकार से पिछले समय से जो दिख रहा था, इससे युवा पुस्ता आजित हो चुके थे और युवा पुस्ता को लग रहा था जो ये मेरे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना भविष्य के सुनिश्चितता के लिए सड़क पे उतर आए हैं और ये युवा चाहते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद मत करो और मेरे भविष्य का जिम्मेवार मैं हूं और मुझे यहाँ अपना भविष्य सुरक्षित रखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस तरीके से हमला हो रहा है उसकी एक और तस्वीर भी दिखा देती हूं, जल्द आपके पास आती हूं, क्योंकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झड़प की लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां नेपाल की सड़क पर पत्थरबाजी को लेकर एक और खबर, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये देखिए एक और तस्वीर। हालांकि जेनजीज का यह मानना है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उत्पल खोट भी हमारे साथ हैं। उत्पल जी, एक कमेंट इस पर, साथ ही ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हवाई फायर हो रहा है, यहां तक कि जो स्टूडेंट्स कहूं मैं इन्हें, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो भी अब कांच की बोतलों के साथ वार करते हुए सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। जी जी, अभी इसमें आपको देखना बहुत जरूरी ये है कि जेन जी 13 साल से 28 साल तक की उम्र का होता है और इसको अगर हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक 13 से 20 साल का वर्ग होता है, एक 21 से 28 का वर्ग होता है। अब 21 से 28 का वर्ग पूरा जोशीला है, गर्म खून वाला है एंड 13 to 20 वाला जो एज ग्रुप होता है ना, थोड़ा सा वो नासमझ होता है। उनको बिकॉज कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी इनको लीड नहीं कर रही है, ये खुद एक जन आंदोलन बन चुका है, तो इसमें पुलिस को थोड़ी सा एहतियात बरतने की जरूरत थी, ऐसा मुझे लगता है। बातचीत करके इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। अभी जो ये आंसू गैस और ये गोलाबारी जो हुई है, इसके वजह से वो जो युवा है वो और बिगड़ेगी। तो ये मेरे को नहीं लगता कि कहीं शांत हो जाएगा, इनफैक्ट ये थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि वो भी युवा है, तो उनका रिएक्शन इमीडिएट होगा कि भाई अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो वो लोग इसी वजह से सलिया वलिया हाथ में लेके उतरेंगे और बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होने की संभावना दिख रही है। वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाएगा, बिकॉज अगर इस तरह से गोलीबारी करनी पड़ी पुलिस को और अगर कुछ और जाने गई तो ये वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा क्यों इसे अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया? क्योंकि ये पिछले कुछ घंटों में ही सड़क पर नहीं आए, पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन की एक और तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विद्रोह की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें खबर है विराटनगर और पोखरा में जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र हो चुका है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। और इस बड़ी खबर है प्रदर्शन पर नेपाल के पीएम ओली का बयान, मैं सोशल नेटवर्किंग का विरोधी नहीं, जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। सोशल साइट्स को नियम पालन करने को कहा। उनका जवाब था, मैं नेपाली संविधान नहीं मानता।
क्योंकि नेपाल सरकार के अधीन आधिकारिक तौर पर इन ऐप्स ने रजिस्टर नहीं किया, इसलिए ऐसा। रुपेश, क्या वाकई मामला इतना सिंपल नजर आ रहा है जो बात अभी उन्होंने भी कह दी? और सबसे बड़ी बात, इस हालात को देखते हुए उनकी तरफ से अभी क्या कहा गया? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नेपाली संविधान नहीं मान रहे थे और उनको रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों से बैन लगाने के बाद से देखें तो पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोग इकट्ठे थे, खास करके जो नौजवान हैं वो। लेकिन जितना दबाने की कोशिश की गई, जितना दमन करने की कोशिश की गई, सिर्फ ये काठमांडू की बात नहीं है। काठमांडू में तो संसद है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन आप बिहार की सीमा से सटे हुए देखें तो जो वीरगंज है, वीरगंज से लेकर के पोखरा और विराटनगर और तब काठमांडू तक ये प्रदर्शन चल रहा था। आज ये उग्र हो गया और ये विरोध प्रदर्शन नहीं, अब तो ये लग रहा है कि विद्रोह और बगावत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। खास करके युवाओं को, जिसे जेन जी कहा जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये उनकी स्वतंत्रता पर हमला है, ये उनकी डिजिटल आज़ादी खतरे में है। और खास करके नेपाल जैसे, नेपाल एक छोटा सा गरीब राष्ट्र है, वहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग किस तरह से वहाँ से पलायन करते हैं छोटे छोटे नौकरियों के लिए। कोई कहीं गार्ड की नौकरी करता है, कहीं रात्रि प्रहरी का। अगर आप देखें तो भारत में बड़ी संख्या है जहां पर रात्रि प्रहरी। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, वहां से लोगों को अर्निंग होती है। युवाओं को एक पहचान मिली, उनको लग रहा है कि उनका नाम, उनका पहचान, उनका रोजगार, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। राज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप कहां पर हैं इस वक्त? सिचुएशन क्या है? क्या आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे? जी क्या सिचुएशन है? आप कहां पर हैं इस वक्त? इस वक्त में हम लोग को यहाँ पर कर्फ्यू जारी हो गई है। काठमांडू में हम लोग कॉलेज सकाकर जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके लिए सरकार ने, प्रहरी बलों ने हमारे ऊपर, उन लोगों ने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त लोग को, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड दे हैव बीन इंजर्ड and one of them has been died. So this has been so crucial days for us. As we all know, around 26 social media has been banned here, and which is so ridiculous for all of us. So yeah, these are the. लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हिसाब से, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की बात की थी, जेनजी लोगों ने, युवा लोगों ने, उस कारण के उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर प्रहरी दमन की गई है। जिस तरह ने हम लोग को, हमारी आवाज़ सरकार तक, हमारे लोगों के पास हमें पहुँचाना था, उस कारण से यहाँ का प्रहरी बलों ने बेरहमी तरीका से हम लोग को उन लोगों ने दबाने की कोशिश की है। और ये दमन अब नहीं रुकी जाएगी जेनजी की तरफ से। और जिस तरह से बांग्लादेश में, श्रीलंका में युवा ने एकजुट होकर देश को बचाया था, देश को एक नई मोड़ पर ले गए थे, उस तरह से हम लोग भी अब देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, लेकिन ये अब सब जेनजीज है, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इन जेनजीज को? क्योंकि युवा हमने देखे जिनके कंधों पर बैग है, बैनर है, आराम से ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज तो स्थिति पूरी तरीके से उलट हो चुकी है। एग्जैक्टली आपने बड़ी बात कही। कौन लोग थे ये? कुछ लोग घुसपैठ भी थे दूसरी पार्टी के, और यहाँ पर जेनजी लोग में कोई पार्टी से, कोई भातृ संगठन से नहीं आए थे। हम लोग एक नेशनल का झंडा लेकर, नेपाल का फ्लैग लेकर प्रोटेस्ट में उतरे थे, बिना कोई एकदम शांतिपूर्ण हिसाब से हम लोग का प्रोटेस्ट करना था यहाँ पर कोई घुसपैठ लोग आकर, दूसरे पार्टी को हो सकता है, और कोई यहाँ पर भाड़भल्लो मचाने वाला आदमी आकर उन लोगों ने कुछ घुसपैठ वाली काम की है। और इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को उन लोगों ने बिखरने की कोशिश की है। और ये अब सरकार की तरह से उन लोगों ने, हम लोगों ने जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने गोली से जवाब दिए, आंसू गैस से जवाब दिए, एकदम पानी से जवाब दिए, वाटर फोर्स से जवाब दिए। उस लोगों को आज उन लोगों ने कर्फ्यू जारी की है। आज रात 10 बजे तक उन लोगों ने कर्फ्यू की बात की है। और नहीं तो क्या ये वो तमाम स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने पीएम हाउस का भी घेराव किया, और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि यहाँ राष्ट्रपति भवन हो, हर जगह संसद परिसर, सब जगह तोड़फोड़ मची हुई है?
तोड़फोड़ मची हुई है। पीएम का निवास, उन लोगों का होम अभी घेराव नहीं किया है हम लोगों ने। संसद भवन पार्लियामेंट्री हाउस में हम लोगों ने जाकर हम लोगों का इंटेंशन पूरा घुसपैठ वाली नहीं थी। एकदम पीसफुली आंदोलन करना था। जिस तरह से 26 सोशल मीडिया उन लोगों ने बैंड किया है, उनमें हमें काम करना था, पर कुछ घुसपैठ लोगों ने इसको पूरा तरीका से बिखर दिया है। और प्लस हम लोगों ने एंटी करप्शन की भी बात उठाई है। और प्लस जो नेपो किड्स है, जो पॉलिटिशियन का बच्चे लोग हैं, उन लोगों का बेटा नेपो किड्स लोग मैं हैं। आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी बातें इस वक्त यहाँ सामने आ रही हैं। नेपाल में विद्रोह की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन हमारे प्रदर्शन में कुछ घुसपैठिए आए और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ ये बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हो रहा था। और TV9 पर आंदोलनकारी युवा ने ये एक बहुत बड़ा दावा किया है कि घुसपैठियों के आने के बाद ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था, यही सवाल मैं आपसे कर रही थी आशीर्वाद की कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए, कौन है वो लोग जिन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एग्जैक्टली घुसपैठ ये ये इंट्रूडर लोग कोई भी हो सकते हैं, ओपोजिशन पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, जिसने आकर युवा लोग को, उन लोगों ने घुसपैठ कर ये बिखर दिया है। आज का प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल तरीका से जा रहा था और ये हम लोग का लिए, सभी नेपाली के लिए ये बहुत शर्मिंदा की बात है कि जिस तरफ से हम लोगों ने एकदम पीसफुली जाने की बात की थी, जिस वजह से हमारा मीटिंग हुआ था युवा लोग का, जो एकदम हो सकता है एकदम पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकारी मार्फत हमारे बात को वहाँ पर कहेंगे। वो सब घुसपैठी की वजह से आज हमारे एक दोस्त का भी मृत्यु हो गया है और वो नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। और ये नहीं तो आपका कोई ऐसा ग्रुप है जो नेतृत्व कर रहा है इसका? एग्जैक्टली ये कॉलेज, हमारे जो जितने भी कॉलेज है वो कॉलेज से उखरे थे हम लोग। और कोई भी पार्टी, कोई भी भातृ संगठन से हम लोग बिलोंग नहीं करते। हम लोग एक जेनजी लोग हैं और युवा की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी थी हम लोगों को, और एंटी करप्शन में बात करनी थी। जिस तरह से उन लोगों ने सोशल मीडिया को बैन किया है उसमें बात करनी थी। जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम बिखरा हुआ है, जिस तरह से बूढ़े लोग एकदम सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं केपी ओली कितने बरस से वो चला रहे हैं, शेरबहादुर प्रचंड, ये लोग बहुत पुराना हो गया है देश के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को हमें शांतिपूर्ण तरीका से उन लोगों को कहना था कि युवा को आगे बढ़ाना है, सिस्टम को। तो आपने इसके लिए कॉल दी थी, आपने किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये कॉल दी थी? ये लोग पूरा देश भर के जितने भी युवा है, विदेश में आधी युवा, एमंग हाफ ऑफ द यूथ आर आउट ऑफ द कंट्री। सो बाहर तक भी हम लोगों ने कहा था और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेपाल में भी ये हो रहा है। जनकपुर में, दमक में, झापा में, बुटवल में, ये पूरा युवा लोग देख रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था उसी तरह से माहौल यहाँ पर बन रहा है। अब कुछ न कुछ चेंज आएंगे, देख सकते हैं। और मुख्य रूप में हमारे मेयर साहब बालेन साहब ने भी युवा लोग को बहुत सपोर्ट किया है और मैं इसी न्यूज़ मार्फत से उनको भी आग्रह करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को आप पूरी तरह से सहयोग करें और कुछ न कुछ रिवॉल्यूशन ला कर दें। लेकिन इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इसमें तो यंगस्टर्स हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं पूरी तरह। एग्जैक्टली आपने बड़ी बात कही कि युवा लोग को एक तरह से मिलाना, उन लोगों को रोकना, ये बड़ी चुनौती हो सकती है, चैलेंज हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। अब मेरे को भी ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट से कुछ हो पाएगा, क्योंकि यूथ जब उखड़ जाता है कोई भी देश में, जब यूथ आगे बढ़ जाता है, अगाड़ी का मोर्चा में चले आते हैं यूथ लोग, तब उन देश को, गवर्नमेंट को। इस वक्त आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि जिस तरह से उन लोगों ने 26 सोशल मीडिया को बैन की है बिना वजह से, उसको हटाना। और दूसरा, जिस तरह से वो लोग करप्शन में डूब चुके हैं ये गवर्नमेंट लोग, उसको हटाना। और तीसरी बात, ये बूढ़े लोग जिस तरह से बरसों से सत्ता चला रहे हैं, उसको पूरी तरह से हटाना, रोकना हमारा मांग है।
और मुख्य रूप में तो ये गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, जिस तरह से उनने बेवजह सोशल मीडिया को बैन किया है, आपको मालूम होगा ये सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने इस डिसीजन को बिना वजह ले लिया। उसको हटाना हम लोग के लिए बड़ी मांग है। दूसरे रूप में एंटी करप्शन गवर्नमेंट होना चाहिए हमारा इस वक्त में, और यही मांग सब सोशल मीडिया के जरिए आप क्या मांग रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? मांग क्या, कैन यू मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी मांगे क्या है? सोशल मीडिया के जरिए अब आप क्या मांग रखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो सरकार का तर्क साफ है कि सब कुछ नियम के मुताबिक नहीं हो रहा, इसीलिए बैन किया। नो, ये जिस तरह से उन लोगों ने कह रहे हैं कि जुडिशरी ने ये डिसाइड किया है, जज लोग ने डिसाइड किया है, ये बात गलत है। उन लोगों ने जिस तरह से बैन किया है सोशल मीडिया के, ये टोटली रॉन्ग है। और उन लोगों का टेबल मीटिंग बैठकर, जिस तरह से मेटा का कंपनी हो सकता है, यूट्यूब का कंपनी हो सकता है, गूगल का हो सकता है, एक्सेट्रा, उन लोगों से उन लोग टेबल मीटिंग बैठकर डिसाइड करना चाहिए, ताकि युवा लोग को और जनरल सिटीजन को पूरा तंग कर पूरा सोशल मीडिया बैन कर दिया है। उस कारण से यहाँ पर कितने युवा का व्यवसाय, कितना का घर परिवार में असर लगा हुआ है। और मुख्य रूप में सोशल मीडिया अपना ठाव में, पर जिस तरीका से यहाँ पर करप्शन चरम सीमा में आ चुकी है नेपाल गवर्नमेंट में, उसके लिए इम्प्रोवाइज होना ज़रूरी है। और मैं आपको इस टीवी चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि जब युवा लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये युवा लोग जितने भी आज सड़क में उतरे हुए हैं, वी डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी ग्रुप्स और एनी politician groups. So we would like to inform you all that if we youth are here in protest. लेकिन सवाल यही है कि विद्रोह के पीछे कौन? यहाँ सवाल चीन वर्सेस अमेरिका इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेपाल में चीन की सोशल मीडिया एक्टिव है और ऐसे में नेपाल में अमेरिकी सोशल मीडिया बैन, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? नो, ये युवा में किसी तरह से इंटरनेशनली चैनलाइज नहीं हुआ गया है। वो टिकटॉक भाइबर वो अपनी जगह होगी, पर हम लोगों का यही मांग है, हम लोग किसी से रिलेट नहीं कर सकते। अभी इंडिया से, चाइना से, यूएस से किसी का बात नहीं पर लाना है। यहाँ एक आम जनता नेपाली का बात आना चाहिए और कोई भी अपोजिशन पार्टी का बात भी नहीं जुड़ना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ युवा की आवाज़ देखी जाएगी। जिस तरीक़ा से बांग्लादेश में एक युवकों का ग्रुप ने स्लोली उन लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और लास्ट में आके उन लोगों ने कुछ रिवॉल्यूशन लाई। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का उन लोगों का, लेकिन क्योंकि ओली सरकार चीन के बेहद नज़दीक है, अमेरिका से दूर, तो क्या लगता नहीं आपको ये एक सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है? वो लोग हम लोग का इंटेंशन में नहीं है। ये सरकार लोग किससे जुड़े हुए हैं, चाइना से आई हुई है और यूएसए से, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। युवा लोग को यहाँ पर कोई तरीका से उन लोगों का मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया क्यों बैन की गई और करप्शन यहाँ पर चरम हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओली सरकार चीन के बेहद नज़दीक है? हम लोग का ये नहीं लगता, पर ये भी हो सकता है। यहाँ पर बात उठती है when communist people are there in a government, they are closer with Chinese people, and when democratic people like Nepali Congress or other people they are in government, they are closer with Indian. So ये हमें नहीं लगता कि कौन सरकार किससे जुड़ी हुई है, ये हमारे मायने की बात नहीं है। पर जिस तरीका से उन लोगों ने हमारे सर सलाह की बगैर उन लोगों ने जिस तरीका से सोशल मीडिया बैन कर दी और जिस तरीका से उन लोगों ने सीमा पार की हुई है, इन लोगों ने आशीर्वाद बस 1 मिनट और चाहूंगी। मेरे सहयोगी मनीष आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं इसी आधार पर। मनीष, उससे पहले एक खबर बता दूं क्योंकि ये सबसे बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं, जहां देखिए किस तरीके से जैसा बांग्लादेश में वैसा नेपाल में, और ये बात छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उनकी तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन नेपाल में विद्रोह के पीछे चीन वर्सेस अमेरिका और नेपाल में अमेरिकी सोशल मीडिया बैन। हालांकि नेपाल में चीन की सोशल मीडिया एक्टिव और चीन के बढ़ते प्रभुत्व से अमेरिका परेशान भी है। अब संभव है नेपाली युवाओं को यूएस का समर्थन, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसी को लेकर मनीष मैंने अभी सवाल किया। मनीष बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद, एक बात आपसे जानना है। आप चूंकि बार बार बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हैं, हमने देखा कि वहां पर सरकार को जाना पड़ा, सरकार बदल गई, तो क्या आप लोग तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि
केपी शर्मा ओली की सरकार नहीं चली जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप बुजुर्गों को गद्दी छोड़नी होगी, अब युवाओं की बारी है, अब युवा सरकार संभाले, तो क्या बांग्लादेश मॉडल नेपाल में दिखाई दे सकता है? इनकी बातों से मनीष आपको क्या लगा, क्योंकि आशीर्वाद अभी फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, जुड़ गए। आशीर्वाद, अगर आपको आवाज आ रही है तो मनीष एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मनीष। एग्जैक्टली मैंने मनीष जी का क्वेश्चन सुन लिया, मैंने आई हर्ड द क्वेश्चन ऑफ मनीष जी एंड यस, हम लोग का एक ही प्रोटेस्ट है कि यहाँ पर जिस तरीका से युवा को दबाया गया है, जिस तरीका से उन लोगों ने पूरी तरीका से भ्रष्टाचार लोगों को, उन लोग नेपो किड्स जिस तरीका से बोल रहे हैं, उन लोगों ने अपना बेटा का, अपना बेटी का उन लोगों ने इनकरेज किया हुआ है। हर एक क्षेत्र में उन लोगों का अपना ही आदमी को घुसाया हुआ है। इस लोग को हमें नहीं चाहते और हम युवा को आगे देखना चाहते हैं। जिस तरीका से एग्जाम्पल के रूप में मेयर साहब है, हमारा काठमांडू का मेयर साहब बालेन शाह ने एक अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, सिस्टम किस तरीका से चली जाती है, और ये बात लोग का हम इनकरेज करेंगे। और जिस तरीका से आपने बोले कि केपी ओली जी का गति नहीं छोड़ने तक हम लोग नहीं रुकेंगे, एग्जैक्टली हमें यही होना है कि अब जिस तरीका से सिस्टम चल रहा है वो हम नहीं देख सकते। हम युवा लोग अति हो चुका है, इट्स एक्सट्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमें यही माननीय है। आपका कहना यह है कि अब अति हो गया है, अब बुजुर्गों को सत्ता छोड़नी पड़ेगी और अब युवा अपने सत्ता को अपने हाथ में लेंगे, ठीक वैसा ही जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था, जैसा श्रीलंका में हुआ, या जैसा दुनिया के कई मुल्कों में देखने को मिला है। एग्जैक्टली आज फर्स्ट डे हमारे प्रोटेस्ट का आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे में ही हम लोग ने पार्लियामेंट्री हाउस तक हम जाकर अपना बात बोलने जा रहे थे, और किसी घुसपैठ के कारण से आज वो सफल नहीं हो सका। हम युवा लोग का एक ही है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का जान ना जाए, और इसी तरीक़ा से हमें प्रोटेस्ट करना था, सरकार तक हमारा बात पुगाना था, पर इंट्रूडर का वजह से आज वो असफल हो गया है। और देखिए अब कल का माहौल क्या होता है, वी यूथ पीपल विल लेट यू नो। लोगों ने शांत कर दिया है, चूंकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो लाठियां चलाई गई, गोली चलाई गई, इसलिए आज आप लोगों ने कॉल अप कर लिया, या प्रदर्शन अभी भी चल रहा है? रुकी हुई है, कर्फ्यू जारी कर दी है काठमांडू सीडीओ ने, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने आज रात 10 बजे तक उन लोगों ने कर्फ्यू जारी कर दी है। और कर्फ्यू जारी होने की वजह से हम लोग यहाँ पर अनस्टेबल हो गए हैं, सब बिखर गए हैं, पर ये नहीं रुकेगी। अब शुरू हुई है युवा की तरह से, फ्रॉम यूथ साइड वी हैव स्टार्टेड, देन वी विल नॉट इन एन इजी वे। शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने आखिर में कह दी कि ये पहला दिन है, ये महज एक शुरुआत है, ये आगे भी और बढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है। लेकिन मनीष, लगातार हम उसी आधार पर पूरे मामले के विद्रोह को समझना चाहते हैं, जहां नेपाल में विद्रोह के पीछे चीन वर्सेस अमेरिका, और जिस तरीके से चीन की सोशल मीडिया को आजादी मिली है, ऐसे में इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते हुए, हालात के लिए देखते हुए इस वक्त क्या समझ आ रहा है मनीष? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बात तो साफ है कि नेपाल की सरकार ने अभी उन्हीं केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इजाज़त दी है जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका या पश्चिमी देशों से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया भर में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनको यहाँ पर बैन किया गया है। देखिए, नेपाल के साथ एक बदकिस्मती रही है। वो मुल्क जो दुनिया में कभी किसी भी मुल्क के अधीन नहीं रहा, जो कभी गुलाम नहीं रहा, आज की तारीख में हर बड़ा देश जो है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और उसमें चीन और अमेरिका दोनों पावर प्ले करने में लगे हुए हैं। अब संजोग की बात देखिए कि अभी अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन से होकर आए थे, वहाँ से उनको कुछ आशीर्वाद मिला, और आते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सीधे सीधे युवाओं को यहाँ पर इफेक्ट करता है। लेकिन बात ये नहीं है, अब इतना ही तक बात नहीं रुकने वाली है। प्रदर्शन के बीच में जिस तरह से कुछ लोग आते हैं, संदिग्ध लोग आते हैं, और वो जानबूझकर प्रदर्शन को हिंसक बनाते हैं, इससे डर लग रहा है कि आने वाले समय में पुलिस या फिर सेना इसका नाम लेकर ज़्यादा अत्याचार कर सकती है और युवाओं के खिलाफ सख्ती बरत सकती है, और इसकी वजह से ये और ज़्यादा बेकाबू हो सकती है। तो तब परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े इंटरनेशनल गेम चल रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात सच है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो युवाओं ने किया, लेकिन अब साफ हो गया कि बांग्लादेश में जो हुआ था उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। श्रीलंका में जो कुछ हुआ, हम सब ने देखा कि कितना चाइनीज इन्फ्लुएंस उसमें था। तो ऐसी स्थिति में नेपाल की
कि बच्चों की मांग जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेपाल की सरकार को समझने की जरूरत है कि किसी भी युवा वर्ग को आप लाठी से, डंडे से दबाकर नहीं रख सकते हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो उसका खामियाजा वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ, जिसका खामियाजा हुआ जब श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। तो ये नौबत आपको ना आए, इसके लिए आप उन बच्चों से बात करिए, उन युवाओं से बात करिए, उनको बताइए कि सरकार का फैसला सही है या गलत है, तो क्यों लेना पड़ा, इसका विकल्प क्या है वो दीजिए। आप बैन कर देंगे और विकल्प कुछ नहीं देंगे। विकल्प में आप उनको कह रहे हैं टिकटॉक पर जाओ, जो लोग टिकटॉक पर नहीं है वो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि केपी शर्मा ओली की सरकार की जिम्मेदारी बनती है और पहली जवाबदेही है उन बच्चों से बात करिए, उन छात्रों से बात करिए, उनसे लाठी मत चलाइए, गोली मत चलाइए। नेतृत्व आखिर कौन कर रहा है, कौन जाएगा इनके बेसिस पे बातचीत करने के लिए? क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं हम किसी संगठन से जुड़े नहीं है। फिलहाल लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन के बीच लोहे की बैरिकेडिंग्स की गई और देखिए आमने सामने प्रदर्शनकारी और सुरक्षा। तो पुलिस के साथ झड़प और अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीरें जिससे साफ है कि कैसे अभी भी हालात बेकाबू हैं। और यही वजह है कि ये एक और तस्वीर है जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स बीच में लगा दिए गए हैं। वहीं आमने सामने ये प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल जो फिलहाल देखिए किस तरीके से स्पीकर्स के जरिए लगातार इन्हें हटने की बात कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हटने वाला नहीं है। और ये काठमांडू की वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ है कि कैसे ये युवा अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन देखिए इन लोहे के बैरिकेड्स को किस तरीके से लगातार दबाव बनाते हुए हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस हालात में इनको काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती। और मनीष, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, जाहिर सी बात है यही जेनजी और यही युवा इसकी चपेट में आने शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी जिस तरीके से सड़क पर मौजूद हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। बिन्नी शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काठमांडू से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिन्नी जी, स्थिति इस वक्त क्या है? क्योंकि तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि कैसे हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और अभी भी युवा सड़क पर हैं। जाहिर सी बात है कि हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि पूरी काठमांडू में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। जो जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग्स है, जो एरिया है जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय का जो क्षेत्र है, उनका जो निवास का क्षेत्र है, और जो नारायणी राज दरबार जब पूर्व राजा रहते थे, उन तमाम एरिया में सिर्फ कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी एरिया में अभी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। लेकिन अभी जो हमें खबर मिली है, जो जानकारी मिली है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर आई थी, अभी 2 की मौत होने की पुष्टि अभी पुलिस, हालांकि सरकारी तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है। और अभी तक 70 लोग जख्मी हैं, उनमें से 50 लोग हॉस्पिटल में हैं, कुछ सिविल हॉस्पिटल में और कुछ ट्रॉमा सेंटर में है, और 2 आर्म पुलिस फोर्स के भी जवान इसमें घायल हुए हैं। हालात देखिए बहुत ही नाजुक है। जैसे कि अभी दूसरे मित्र ये बात कह रहे थे, ये आंदोलन सिर्फ जो है ये वाक स्वतंत्रता या जो है डिजिटल स्वतंत्रता में नहीं जुड़ी है। ये बहुत दिनों से ये दबी हुई आवाज है। नेपाल में मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल से हर महीने हजारों युवा रोजगार के लिए खाड़ी मुल्कों में, अन्य मुल्कों में जाते हैं, और उनकी एक बड़ी मांग है कि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ी समस्या है। उसकी भी बड़ी समस्या जो है वो है भ्रष्टाचार की समस्या है और बात की समस्या है। ये उन दबी आवाज आज का उन सारे चीजों को जो है ना, एक जो ये एक बम की तरफ हटा है, जहाँ स्कूली विद्यार्थी से लेके कॉलेज के विद्यार्थियों से लेके सक्रिय रूप से भाग लिया है। हालांकि इसका नेतृत्व कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कि इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ
राजनीतिक दल है उन्होंने सपोर्ट की घोषणा की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमने किसी को भी जो आंदोलन की अगुवाई करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, अभी आप ये कह रहे हैं कि कई राजनीतिक दल हैं जो इनका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच नेपाली युवाओं का ही ये प्रदर्शन है जहां सड़क पर किस तरीके से युवा एकजुट हैं उसकी एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं रुपेश। और इस तस्वीर के बीच ये भी साफ हो चुका है कि पूरी तरीके से हर जगह कर्फ्यू नहीं है, लेकिन जो अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि यही तस्वीर हम देख रहे हैं, बैरिकेड्स तक को इन लोगों ने पार कर लिया अब युवाओं ने। देखिए बिल्कुल, और युवा ऐसा वर्ग है जिसको कंसिक्वेंसेस का बहुत पता नहीं होता है, या वो कंसिक्वेंसेस से नहीं डरते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे उसके बारे में बहुत सोचे बगैर, क्योंकि कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई संगठन करता नहीं है। कॉलेज से में लोग इकट्ठे हुए और सारे कॉलेजों से लोग इकट्ठे होकर के पहुंच गए कि संसद परिसर पहुंचना है वहां पर, और वहां पहुंचने के बाद से तोड़फोड़ और जो स्थिति स्क्रीन पर दिख रही है वैसी स्थिति बन गई। लेकिन सिर्फ ये काठमांडू की ही बात नहीं है, जितना दमन होगा, जितना दबाया जाएगा, ये आप जनकपुर से लेकर के और पोखरा और विराटनगर से लेकर के और तमाम जो इलाके हैं नेपाल के काठमांडू से इतर, वहाँ भी, और सिर्फ आज का मामला नहीं है, क्योंकि काठमांडू में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में हो सकता है कि आंसू गैस के गोले चलाए गए, वहाँ गोलियां चली हैं, जैसा बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन उसके बाद काठमांडू राजधानी से निकलने के बाद जो नेपाल के या किसी भी जगह अगर आंदोलन होता है तो आंदोलन मुख्य जगह से निकलने के बाद से वो दूसरे जगहों पर जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पर वो और उसके अगले दिन से रूप धारण करता है। और युवा भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है, जो उनकी मुख्य मांग है, ये सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्री जो जारंग हैं उनके खिलाफ नहीं है, ये प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार भी इसमें मुद्दा है। सिर्फ जो 26 जो ऐप्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो एक तात्कालिक कारण है, लेकिन उसके पहले से जैसा कि कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, युवा ने ये बात कही कि ये ऐसा किया गया है और सरकार के खिलाफ विद्रोह है जिसकी आज से शुरुआत हुई है और ये अभी कुछ दिन और चलेगा, लंबा चलेगा।